आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था के द्वारा जो जीएस का स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है और यह दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 देख रहे हैं और यह टेस्ट आपको 7/1/2025 को हुआ है। यदि टेस्ट 12 से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले का जो भी टेस्ट है वो टेस्ट आपको करवा दिया गया है, तो और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया गया है, यह कि दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, कठिया गेहूं किस राज्य का भौगोलिक संकेतक है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए पहला है कि गन्नौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया है। आपका गलत है, क्योंकि गन्नौर उत्सव जो है ये आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट है कि परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, ये भी कथन दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि TSAT फर्स्ट ए भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल तीसरा कथन है जो कि आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3। क्वेश्चन 3 है कि सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो सी डोम जो रक्षा प्रणाली विकसित किया गया है, यह याद रखिएगा आपको दोस्तों राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा और फिर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ए और बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा कैंसर के लिए भारत का पहली घरेलू जीन थेरेपी, याद रखिएगा। 5 का है कि निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला कथन आपका है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वां स्थान पर है। नहीं दोस्तों, गलत बात है। नेक्स्ट है कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान पर है। हाँ दोस्तों, ये कथन आपका सत्य है, तो सत्य कथन चुनना था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल दूसरा है जो कि सत्य है। नेक्स्ट है कि जॉब फॉर रेजिलियंसिस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो याद दोस्तों याद रखना है विश्व बैंक के द्वारा जॉब फॉर रेजिलियंसिस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। तो याद दोस्तों भारत का है, भारत का सबसे कम है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नंबर 8 है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का स्थान 10वां है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पूछेगा तो भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कांगो वैलूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों देश के बताइए कौन सा बंदरगाह बन गया है। तो आपका दोस्तों प्रायद्वीप पोर्ट हो जाएगा, प्रायद्वीप पोर्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि फोर्ब्स की दुनिया का सबसे अमीर महिला की सूची में कौन भारतीय महिला शामिल है। तो दोस्तों सावित्री जिंदल शामिल है, याद रखिएगा, सावित्री जिंदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11 कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो कौन इसमें दोस्तों नहीं था बताइए। तो देखिए जो HM लॉरेंस था दोस्तों यह नहीं था, बाकी जो 3 सदस्य हैं जैसे हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स मेसन और जॉन लॉरेंस, यह सभी था दोस्तों, लेकिन HM लॉरेंस नहीं था। नेक्स्ट है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो बैरकपुर में दोस्तों कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो हैरसे था, याद रखिएगा, हैरसे था। और दोस्तों यही पर आपको पूछता कि मेरठ से, तो मेरठ से दोस्तों जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था मेरठ से था हैविट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि बंगाल विभाजन कब हुआ है। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। 16 अक्टूबर 1905 को याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा कहेगा दोस्तों तो 19 जुलाई को हुआ है, 19 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कहा है कि यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया है। देखिए दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध 1576 में हुआ था वह अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, यानी कि पहला कथन सत्य है। फिर इसमें भीलों ने राणा का समर्थन में युद्ध किया था, यह भी कथन दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि राणा ने चावर को अपनी नई राजधानी बनाई थी। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा। नहीं दोस्तों गलत है, करना पड़ा था, यानी कि पहला दूसरा तीसरा कथन दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक जोते हुए खेत की खोज किया गया था। क्या दोस्तों? कालीबंगा से जोते हुए खेत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 16, हो रहा कि सत्यकाम जबाली की कथा जो अविवाहित मां होने के लांछन को चुनौती देती है, यह दोस्तों किसमें उल्लेखित है? तो देखिए छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। सत्यकाम जबाली की कथा जो कि अविवाहित मां होने को लांछन को चुनौती देता है, याद रखिएगा। है कि अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो अशोक के द्वारा स्थापित जो सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का, याद रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़ का। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चंदेल शासकों जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों विद्याधर जो थे या चंदेल शासक के दोस्तों एक राजा के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि मोहम्मद गजनवी से कभी यह पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट पाते हैं कि उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खदान पर जकात हटा लिया था। तो दोस्तों सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी याद रखिएगा। जकात दोस्तों कर का नाम है जो कि हटा लिया था खदान पर। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1916 के लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि इस समझौते ने कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी दलों के बीच उभरे मतभेदों को दूर करने में मदद किया था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना को पर सहमति व्यक्त किया था। हाँ, ये भी कथन दोस्तों। और जो कांग्रेस को जो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन की बात कही जा रही है यहाँ पे, वह भी याद रखना है कि 1909 के एक्ट के तहत मिला था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौता में इसको स्वीकार किया गया था। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं कि गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जिसमें पहला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र नहीं, महात्मा की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस नहीं देते। सुभाष चंद्र बोस क्या चीज उपाधि थे? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उन्हें उनकी निष्ठा के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। जो महात्मा गांधी जी को नाइटहुड का उपाधि मिला था दोस्तों, इसलिए बताइए, जो कि आपका कथन दे रहा है गलत है। बाकी तीसरा कथन क्या है कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन दिया था। हाँ, एक कथन दोस्तों सत्य है। तो ऑप्शन होगा डी दोस्तों, केवल तीसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुना है। काकोरी संयंत्र केस, बरदौली सत्याग्रह, चटगांव सरकारी सत्याग्रह लूट और नौजवान भारत सभा की स्थापना। तो बताइए दोस्तों इनमें क्रम वाइज आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। क्योंकि काकोरी संयंत्र केस जो था दोस्तों, ये बताइए काकोरी संयंत्र केस कब घटा था? तो 1925 में। और नौजवान भारत सभा की स्थापना हुआ था दोस्तों, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। चटगांव सरकारी सत्याग्रह की लूट का हुआ था। ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, बाकी 3 को आपको हम बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया दोस्तों कि मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। सरकारी का भी है और निजी क्षेत्र का भी है। नेक्स्ट है कि देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा साझा करता है दोस्तों, भूटान के साथ भी करता है और दोस्तों म्यांमार के साथ करता है और चीन के साथ करता है। तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा करती है, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है दोस्तों महानदी पर है, जो कि उड़ीसा हो जाएगा। यानी 1 के 2 हो जाएगा, आपका दूसरा में हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा हल्दिया रिफाइनरी। तो हल्दिया रिफाइनरी बताइए कहाँ में है दोस्तों? तो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो 2-1 देखिए किस में है? तो ऑप्शन ए दोस्तों, ए देखिए ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी याद रखना तारापुर परमाणु केंद्र दोस्तों महाराष्ट्र में है और कुद्रेमुख जो पहाड़िया है यह कर्नाटक में है। तो 2-1, 3-4 आपका राइट हो जाएगा, 2-1, 3-4। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 27 कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर रहा है? तो सबसे अधिक अंतर जो रहा है दोस्तों वह राजस्थान में रहा है। राजस्थान में याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो
स्त्री और पुरुष का साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कथन ए है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायु ताप दोस्तों निम्न होता है, जो कि कथन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर कथन आर बोल रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कूट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपको आता होगा पहले उसी को लगाइएगा, जो पहले आता होगा आप उसी को लगाइएगा। देखिए राजमहल, तो राजमहल के दोस्तों कहाँ में देखने को मिलेगा, कोयला क्षेत्र है जो कि झारखंड में मिलेगा। राजमहल दोस्तों कहाँ में मिलेगा, तो झारखंड में मिलेगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फिर दोस्तों सोहगापुर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में है। फिर विश्रामपुर हो जाएगा दोस्तों, तो विश्रामपुर आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और रानीगंज जो कि तो प्रचलित है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रानीगंज कहाँ में, तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी 4 3 2 1 आपका हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी की युवा अवस्था की विशेषताएं हैं। तो युवा जो देखिए दोस्तों, कोई भी नदी कई अवस्थाओं से गुजरता है। तो देखिए एक होता है युवा अवस्था, तो युवा अवस्था की जो विशेषताएं होती है दोस्तों, देखिए ये तो या तो विशेषता जो युवा अवस्था में नदी रहेगा तो दोस्तों छिपरिका का निर्माण करेगा। फिर दोस्तों आपका डेल्टा विशेषताएं दोस्तों, भी आकार की घाटी, विसर्प और डेल्टा युवा अवस्था में, तो भी आकार का घाटी का निर्माण करता है और छिपरिका का भी दोस्तों निर्माण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित है। तो कौन से यहाँ पे सुमेलित है बताइए। तो पहला दोस्तों इडुक्की जो कि दोस्तों उष्मीय शक्ति संयंत्र है, बिल्कुल सही दोस्तों। अच्छा सही चुनना है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इडुक्की नहीं तो दोस्तों पेरियार का नदी के नाम है। नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, आपका उष्मीय शक्ति संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट है कि सबरीगिरी जो कि जल विद्युत परियोजना है, हाँ बिल्कुल सही है। घाट प्रभा दोस्तों सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है। रामगंगा जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, ये भी सही है रामगंगा। तो यहाँ पे सही चुनना है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 2 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उपप्रांगत हाइड्रोकार्बन है। तो उपप्रांगत हाइड्रोकार्बन का दोस्तों उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है कि सेल तेल गैस ए हो जाएगा और कोयला तेल मीथेन हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 जो का आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है। तो लेब्राडोर धारा से दोस्तों फ्लोरिडा की जो धारा है मिलती है, फ्लोरिडा की धारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित मौसमी दशाओं में कौन सा वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को इंगित करती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है तूफानी मौसम, तूफानी मौसम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 35 है कि अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये सभी पर्वत दोस्तों अफ्रीका महादेश का है, एटलस है, कैमरून है और डंकेसबर्ग पर्वत है। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिएगा दोस्तों, तो क्रम वाइज आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3। नंबर 36 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों मरुस्थल है और एक तरफ उसका प्रकृति दिया गया है और कौन सा इसमें आपका सुमेलित है ये आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रत्येक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला है कि मोजावो मरुस्थल जो कि दोस्तों गर्म प्रकृति के हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर है चीहू आहुआ मरुस्थल जो कि ये भी दोस्तों गर्म प्रकृति के मरुस्थल है। फिर पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों ठंडा प्रकृति का है, ये भी सही है। और ग्रेट बेसिन ये भी दोस्तों ठंडा प्रकृति का है। यहाँ पे सभी कथन सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी कथन में आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार विमर्श में भाग नहीं लिया है। तो संविधान सभा का दोस्तों विचार विमर्श में कौन भाग नहीं लिया था। देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों भाग इसमें नहीं लिया गया था, बाकी कांग्रेस तो दोस्तों भाग लिया था लेकिन मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, तो नहीं आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान में भारत के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश के संविधान से दोस्तों भारत के संविधान में कौन सी विशेषताएं लिया गया है। तो देखिए विधि का शासन भी लिया गया है दोस्तों, विधि का शासन और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का था, तो वो दोस्तों जापान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन ब्रिटेन से। फिर दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी दोस्तों लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नहीं दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था, हाँ दोस्तों संसदीय व्यवस्था को भी लिया गया है। तो 1 2 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 4। चलिए नेक्स्ट पाते हैं
कि भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो राज्य तो दोस्तों टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, यानी कि 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह शोषण के विरुद्ध इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र को किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करना होगा। ये भी सही है दोस्तों, दोनों अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व है यह दोनों दोस्तों एक दूसरे को पूरक के रूप में हम कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होता है और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों यह निर्देशात्मक होता है, यानी कि यह भी कथन सही है। फिर मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, जबकि दोस्तों डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित में बात करता है, यानी कि सभी कथन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह दोस्तों स्वायत्त जिला के गठन और पुनर्गठन का भी शक्ति रख सकता है। बिल्कुल सही बात, राष्ट्रपति नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है दोस्तों, लेकिन जो स्वायत्त जिला गठन और पुनर्गठन के कह रहा है यह नहीं कर सकता है, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, अवैध नहीं होता है, जो भी पूर्व में किया गया काम है उसको अवैध घोषित नहीं माना जाता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन है दोस्तों डी, कोई भी सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष है। न्यूनतम आयु दोस्तों 55 वर्ष है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया। हाँ, ये दोस्तों सही है, 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है, ऐसे दोस्तों पूरा 34 याद रखिएगा। तो ऑप्शन है कभी 2 और 3 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि अवधि का अंतराल हो सकता है। मतलब दोस्तों अवधि का अंतराल हो सकता है, क्या चीज का अवधि का अंतराल हो सकता है? तो देखिए 6 माह का हो सकता है दोस्तों, दोनों संयुक्त अति बैठक के बोल रहा है दोस्तों, सदन की बैठक की अवधि का 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिकता निधि को दोस्तों राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व उसको खर्च कर सकते हैं, जो भी आकस्मिकता निधि में पैसा होता है। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान का भाग 16 जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। तो अनुच्छेद भाग जो 16 है इसको याद रखिएगा कि लोक सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इजारेदार दोस्तों लगान वसूलने वाला ठेकेदार को बोलते हैं। इजारेदार याद रखिएगा, लगान वसूलने वाला ठेकेदार। नेक्स्ट है कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो घनत्व प्रवणता को दोस्तों बताइए कौन दर्शाता है? तो देखिए याद रखना है पिक्नोक्लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 है कि जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो कि स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटा सूचकांक है, बीटा सूचकांक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है। क्या दोस्तों किस रूप में किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहली बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन है? तो देखिए दोस्तों भारत का जो कोई सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में है दोस्तों। गुजरात में अंतर्देशीय में कहेगा दोस्तों, तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो 52 का ऑप्शन सी पर ही है, जो अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक वर्ण अल्सर का होना, यही दोस्तों गलत कथन है। अल्सर का होना यही गलत है दोस्तों। अल्सर जो रोग होता है दोस्तों, अगर ज्यादा दिन यदि आप भूखे रहते हैं तो अल्सर होता है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों गला में। थायराइड ग्रंथि कहाँ में रहता है? तो गला में रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं में
यौवन प्रारंभ के दौरान पहली मासिक धर्म किस रूप में जाना जाता है? तो जो पहली मासिक धर्म जो होता है दोस्तों, वो याद रखना है रजो दर्शन के रूप में, रजो दर्शन उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो अंडा अंडाशय के माध्यम से दोस्तों हिम्ब वाहिनी के माध्यम से, हिम्ब वाहिनी के माध्यम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है? यूरिक अम्ल दोस्तों बताइए किसका है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पक्षी का। पक्षी का दोस्तों जो अवशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जी होता है वो यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो यहाँ पे आपका खरगोश का हो जाएगा। खरगोश का दोस्तों सबसे अधिक लंबी आंत हो जाएगा लोमड़ी, बाघ और कुत्ता के अनुकूल, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो शाकाहारी होता है उसका ही दोस्तों अधिक लंबा होता है आंत, तो इसमें खरगोश जो कि आपका शाकाहारी है। नेक्स्ट है कि एक एकलिंगी पुष्प होता है, तो इसमें दोस्तों एक एकलिंगी पुष्प कौन है? तो 58 का ऑप्शन ये देखिए पपीता। पपीता दोस्तों एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं बनी होती है दोस्तों, तो याद रखना जीवाणु का। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकोन के, पेप्टिडोग्लाइकोन की। नेक्स्ट है कि आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए दोस्तों उत्तरदायी है? तो स्तंभकार उपकला, स्तंभकार उपकला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में लिपिड अणुओं को निम्न किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकनी अंतर्द्रव जालिका के द्वारा। चिकनी अंतर्द्रव जालिका के द्वारा लिपिड बोला दोस्तों, लिपिड अणुओं को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर दोस्तों चूहा हो जाएगा, चूहा। 3 है कि प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों को श्रेणी में कौन सा नहीं है? तो दोस्तों नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, बाकी दोस्तों विलुप्त है। जो सहज में घायल हो सके उसको भी है दोस्तों, और लुप्त प्रायों को भी रखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अजौव निम्न करणीय है? तो अजौव निम्न करणीय का उदाहरण दोस्तों नाइलॉन हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो दोस्तों उसको हम लोग स्पर्श जया से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो नहीं करता है कह रहा है दोस्तों, तो चालक से होकर जो प्रवाहित होने वाली धारा है इस पर निर्भर नहीं करता है, बाकी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का तापमान पर भी करता है, और चालक का अनुप्रस्थ काट पर भी करता है। नेक्स्ट है कि विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, तो कि क्या कोई वस्तु जो है दोस्तों ये याद रखना है कि आवेशित है या नहीं, आवेशित है या नहीं। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। जो दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति होता है, याद रखिएगा, उसको रेटिना के पीछे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण प्रतिबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अच्छा, बीम से बड़ा कहा दोस्तों, बीम से बड़ा। तो याद रखिएगा जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब, जब बीम दोस्तों दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोस्तों दोपहर का होता है, क्यों? तो देखिए दोस्तों इसका सिंपल से फंडा है कि सुबह का समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो या दोस्तों बताइए। तो डेवी के द्वारा, याद रखिएगा, डेवी वैज्ञानिक था दोस्तों जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ा को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन यह किसका उदाहरण है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और दोस्तों जो आयोडीन है यह आपका दोस्तों हाइड्रोजन समूह का उदाहरण है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन समूह का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव संबंधित है किससे? तो यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14वां समूह से है, 14वां समूह से। नेक्स्ट पाते हैं कि अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है? तो सही तरीका हो जाएगा कि पानी में एसिड डालें, पानी में एसिड डालें। नेक्स्ट है कि विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है? तो विद्युत चालन दोस्तों किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो गलित व्यवस्था के रूप में, गलित व्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है?
तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों बताइए रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों Na2CO3, Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र और एक नेता का दोस्तों जो नारा दिया गया है यह हिटलर के द्वारा दिया गया है, हिटलर के द्वारा। नेक्स्ट है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो यह दोस्तों त्याग पत्र दिया गया था इनके द्वारा 2 मार्च 1917 को, 2 मार्च 1917 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि रूसी सेना को कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्हें सौंपा गया था उन्हें दोस्तों जंकर्स कहा जाता था। तो क्या दोस्तों सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, उनको दोस्तों जंकर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक के प्रति वफादार नाविकों के द्वारा पेट्रोग्राद में लाया गया और रूसी क्रूजर को अरोरा कहा जाता था। ये भी दोस्तों कथन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? क्या दोस्तों आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सही कथन कौन सा है, इसमें से बताइए दोस्तों सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे दोस्तों हॉट मनी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहता है तो उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों, अगर मांग लगातार आपको रहता है अधिक तो उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहता है उसको हार्ड करेंसी नहीं दोस्तों, हार्ड करेंसी नहीं, अधिक वाला को हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना से अधिक है तो उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। हाँ, ये भी कथन दोस्तों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 4 कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? अगर जीएनपी से दोस्तों अगर एनएनपी आपको निकालना है तो जीएनपी में से क्या घटाएंगे? तो जीएनपी में से दोस्तों हम लोग हास, जो मूल्य हास होता है उसको हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साधारण सा पढ़ना है दोस्तों, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो दोस्तों राज्य समिति के द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का संतुष्टि किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है एम विश्वेश्वरैया को जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, बताइए दोस्तों राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि कुल व्यय में से, यानी कुल व्यय मतलब दोस्तों राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली और विनिवेश की प्राप्तियां, यानी कि सभी हो जाएगा कुल व्यय राजकोषीय घाटे कहलाएगा। कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय दोस्तों बताइए किसे माना जाता है? तो स्कूल को इमारत का निर्माण। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था कहां से? तो दोस्तों याद रखिएगा संसद भवन से हुआ था, संसद भवन से, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ बोस के द्वारा औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों पंडित रविशंकर दोस्तों बांसुरी वादक थे। फिर हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे दोस्तों, पंडित रविशंकर बांसुरी वादक नहीं होंगे, पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वादक थे, याद रखिएगा सितार वादक हो जाएंगे। और हरिप्रसाद जो चौरसिया थे यह दोस्तों बांसुरी वादक थे। फिर हो जाएगा ओंकारनाथ ठाकुर, तो ओंकारनाथ ठाकुर दोस्तों वायलिन से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खान दोस्तों शहनाई वादक है, शहनाई वादक। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, यही हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट है कि माइकल जैक्सन संबंधित है, तो माइकल जैक्सन संबंधित दोस्तों पॉप संगीत से था, पॉप संगीत से, याद रखिएगा किससे? पॉप संगीत से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, तो कंप्यूटर में दोस्तों आपका बीट से लंबाई मापा जाता है, बीट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न सॉफ्टवेयर है? तो संपीड़न सॉफ्टवेयर का उदाहरण दोस्तों विनजिप है, विनजिप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, तो भारत में गठित पहली सहकारी समिति दोस्तों साख समितियां हैं, साख समितियां। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर के दोस्तों जो लेखक हो जाएंगे वो याद रखिए कौन हो जाएगा? तो 95 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एस. मिन्हास या प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है,
तो संघीय बजट को अधिकतम आय दोस्तों कॉर्पोरेट कर से प्राप्त होता है, कॉर्पोरेट कर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन दोस्तों आपको सिटी बैंक कॉर्डर्स है, सिटी बैंक कॉर्डर्स। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरलता माप कौन सा है। तो सर्वाधिक तरलता माप दोस्तों किसका हो जाएगा, तो 98 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, M1 का हो जाएगा। M1 के बाद दोस्तों M2 का होता है, उसके बाद M3, उसके बाद M4 को। नेक्स्ट है कि किसकी आदर्श वाक्य सौर दृढ़ता कर्म निष्ठा है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ITBP का, ITBP का आदर्श वाक्य है सौर दृढ़ता कर्म निष्ठा। इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेट नंबर 12 आपको समाप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 13 को देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि किन है 1953 में भारत रत्न मिला था। तो 1953 में दोस्तों सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन को दोस्तों 1953 नहीं बल्कि दोस्तों 1954 में मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों आप नॉन ऑफ दी पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं रहता तो आप इस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।